हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे नाइन्थ की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चैप्टर 4 क्लाइमेट। थर्ड चैप्टर तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई थर्ड कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको बताते हुए भी चलेंगे, और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी हम यहाँ पर बातचीत करते हुए चलेंगे। तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा भी बताते हुए चलेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और ये स्टोरी की तरह समझते हुए चलेंगे, ये स्टोरी भूलती नहीं है। तो बात करेंगे जलवायु यानी क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बनता है, भाई वेदर किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं। तो मौसम किसे कहते हैं आप सबको पता है, वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन। यानी जो कहते हैं ना, एक सॉन्ग आप सब लोग सुने होंगे कि यार बदल ना जाना मौसम की तरह। ये हम आपको जितनी बार मौसम और जलवायु की बात करते हैं ये आपको बताते हैं। ये सॉन्ग जो है, क्यों, क्योंकि भाई आप मौसम की तरह मत बदलना, है ना, इस तरह से। तो वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन वेदर है, मौसम है। क्वेश्चन पूछा जाता है सीजन क्या है, ऋतु, ऋतु क्या है। तो वायुमंडल में होने वाला जो चक्रीय परिवर्तन होता है ये ऋतु है। नहीं, ये चक्र के हिसाब से चलता है इस तरह से। तो जो चक्रीय है, सीजन क्या है, वायुमंडल में होने वाला चक्रीय परिवर्तन सीजन है। और जलवायु क्या है, क्लाइमेट। तो मौसम का लंबे समय तक क्या है भाई, यानी लंबे समय तक, लंबे समय का औसत जो होता है ये क्लाइमेट है, जलवायु है। अब यहां हम बात करेंगे क्या, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखिए, भारत स्थित कहाँ है, हम लोग यही पढ़ते हुए आए हैं, भारत कहाँ स्थित है। तो ये है आपका क्या भाई, विषुवत रेखा, 0 अंश अक्षांश। यहाँ है कर्क रेखा और यहाँ है मकर रेखा। अब आप लोग देखे होंगे कि अपना प्यारा भारत जो है वो यहाँ पर है, यानी कर्क रेखा जो है अपने भारत को दो पार्ट में डिवाइड करता है, लगभग दो पार्ट में डिवाइड करता है। और जो ये 0 अंश अक्षांश है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, प्लस का निशान लगाए हैं तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। दिन के तकरीबन 4 से 5 बजे में, शाम के टाइम में डेली मूसलाधार बारिश होती है। यहाँ पे वर्षा जो है वो मूसलाधार होती है, डेली वर्षा होती है। कहाँ पे, विषुवत रेखा पर। तो भाई जो ये विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो ये स्थान है, यहाँ पर कैसी जलवायु होती है, तो उष्ण कटिबंधीय, कैसा मौसम होता है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, आप देख पा रहे होंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अपना भारत कहाँ है, यहाँ ऊपर है भाई इंडिया जो है, इस तरह से, इस तरह से अपना इंडिया है। तो ऊपर है भूमध्य सागर, कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। ऊपर है भूमध्य सागर, जो टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा होता है, प्लस प्लस मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। और यहीं से टेम्परेचर माइनस होता है, ये क्योंकि ये हिमालय यानी पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय है यहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर साइड से आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है। और यहाँ पर जो है वर्षा, यही यही जो है, जो ये आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर पर्वत है यही वर्षा कराता है। यहाँ पे वर्षा कौन कराता है, तो भाई यही जो पर्वत है यही वर्षा कराता है। यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है। और जैसे ही आप पहुंचेंगे यहाँ पे, कहाँ पे पहुंचेंगे, जैसे ही आप पहुंचेंगे यानी कर्क रेखा पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ बीच में टेम्परेचर माइनस में होगा, और इसके बाद लास्ट में जब आप पहुंचेंगे बीओबी यानी जो है बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर, यहाँ पर आप पाएंगे टेम्परेचर जो है वो प्लस में हो जाएगा, टेम्परेचर फिर से यहाँ पे बढ़ जाएगा, है ना। चेन्नई साइड, अभी आप मैप में देखेंगे, चेन्नई साइड टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है यहाँ पर साल भर, यानी ये कह लें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर जलवायु मौसम रहता है, 25 डिग्री। तो आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, पिछले अध्याय में हम सब लोग पढ़े हैं क्या, तो सब स्थलाकृतियों और अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से प्राकृतिक पर्यावरण को समझते हुए चलेंगे, जो तीन मुख्य तत्व हैं, कौन से, तो भाई तीन मुख्य तत्व हैं। वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अभी हम आप यहाँ पर देखते हैं ना, ये दिसंबर से जो ये मौसम चल रहा है, यहाँ पर अभी भी आपको मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा ठंडा लगता है ना, धूप काफी अच्छे से निकल रही है इस टाइम। तो आप यहाँ पर नहीं पाएंगे कि भाई अभी ठंडी है, बट यहाँ पे
सुबह के टाइम में ठंडी लगती है, फरवरी, है ना, तो दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? और यही जब मई का जो है महीना आता है तो हम लोग क्या करते हैं फिर? सुविधाजनक यानी कॉटन का वस्त्र धारण करते हैं। क्यों? जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है भाई? तो यहाँ पर वर्षा क्यों होती है? ये सारे सवाल आपके माइंड में भी आते होंगे, जो यानी जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा या जो ज्योग्राफी पढ़े होंगे, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यानी जीके जीएस तो आपको पढ़ना है और यहाँ से जीके जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता होगा, ये सब कैसे होता है, क्या है, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर आगे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। यानी कि अपना भारत जो है वो एक विशाल देश है ना, विशाल लंबे समय तक यानी 30 वर्ष से अधिक जो अवस्था होती है, अवस्थाओं में यानी मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही क्या होता है? जलवायु होता है। कहीं कहीं यदि 32 वर्ष दिया हो तो जो है डरिएगा मत, 30-32 लमसम 30 वर्ष से अधिक जहां पर मौसम रहता है यानी उसकी अवस्थाओं में विविधताओं का कुल योग जो होता है वही क्या है? वही जलवायु है। जैसा कि अभी आपको बताएं, मौसम का लंबे समय का औसत लगभग 30-32 वर्ष, यही है क्या? जलवायु, क्लाइमेट। अब तत्व कौन से हैं जलवायु के, क्लाइमेट के? जलवायु के तत्व कौन से हैं? तो तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, ये सब इनके जो है तत्व हैं। आप अभी यहाँ पर देखेंगे भाई कि कुछ सप्ताह यानी कुछ महीने तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार जो है, शांत आसमान, बादलों से घिरा हुआ, साफ, आर्द्रता, शुष्क वैसे ही बनी रहती है, शुष्कता, आर्द्र या शुष्क मौसम रहता है। और कुछ महीने आप देखेंगे औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतु में हम विभाजित करते हैं। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है भाई, अनेक जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, जैसा कि आगे अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या है जलवायु? क्या है यानी मानसून क्या है? यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए मानसून क्या है, तो मानसून कैसा शब्द है? तो ये भी याद रखिएगा, मानसून कैसा शब्द है? तो मानसून अरबी शब्द है। कैसा शब्द है भाई? ये अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। किससे बना है? तो मौसम से बना है। मौसम से बना है, जिसका अर्थ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अरबी शब्द है जिसका अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ये क्या है? मौसम है। आगे है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जो भारत की जलवायु है वो कैसी जलवायु है भाई? तो मानसूनी जलवायु है। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तापमान यानी दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षण को लेकर चलते हैं। जैसे तापमान और वर्षण। वर्षण क्या है? जो वर्षा होती है। वर्षा सिर्फ जल के रूप में नहीं, हिम के रूप में भी होती है, याद रखिएगा। जैसे मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार भिन्नता है, यानी मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार भिन्नता है। जैसे गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का जो तापमान है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यही सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में एक द्रास स्थान है, द्रास का तापमान जो है वो 45 डिग्री यानी -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यही 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अब आप यही देख पा रहे हैं, है ना, गर्मियों के मौसम में किस तरह से जगह जगह जो है वो तापमान, टेम्परेचर जो है वो परिवर्तन होता है। अब यहाँ है, क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर आता है। जैसा कि अभी आप ऊपर देखें, अंतर आता है। जैसे थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि रात में यही नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब सोचो, जहां दिन में तापमान इतना ज्यादा और रात्रि में इतना कम, वहां पे कैसे? जैसे दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन का तापमान, टेम्परेचर जो है वो लगभग समान रहता है, कहीं कहीं लगभग समान रहता है, कहीं कहीं जो है दिन का टेम्परेचर बहुत हाई
और रात्र का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है। ये ज्यादातर किन क्षेत्रों में होता है? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है, जहां पर रेतीला एरिया है, जहां पर बालू वगैरह ज्यादा है, जैसे थार का मरुस्थल है ना, रेतीले एरिया में ये ज्यादा होता है। टेम्परेचर का रात और दिन में इस तरह से कम और ज्यादा होना। आगे है, अब वर्षण की ओर ध्यान देते हैं। वर्षण, वर्षण जो है, वर्षण के रूप, वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही जो है नहीं, बल्कि मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भिन्नता पाई जाती है। जैसे हिमालय में वर्षण जो होता है वो हिम के रूप में होता है। अभी आपको बताया सिर्फ जल यानी जो बूंदे गिरती हैं वही नहीं, अपने यहाँ भी ज्यादातर ये गर्मियों में होता है। इस बार तो नहीं हुआ, इस बार गर्मी में ठंडी में, सॉरी, ठंडी में जो वर्षा हुई वो हिम के रूप में नहीं हुई। अब देखे होंगे वैसे जब भी ठंडी में वर्षा होती है, अब पिछले साल की बात करें तो छोटे छोटे हिमकण गिरते हैं, जो आलू के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। ये कहते हैं कि ओला मार दिया है ना। तो ये है, यानी हिमालयी क्षेत्र में जो वर्षण होता है वो हिम के रूप में ही होता है। मतलब यहाँ पर वर्षा हिम के रूप में होता है, जल के रूप में नहीं होता, क्योंकि ये पर्वतीय एरिया है ना। आगे बात करते हैं। और देश के शीर्ष भाग में आप देखेंगे तो वार्षिक वर्षण में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता कैसे पाई जाती है? तो कहीं कहीं वर्षा बहुत ज्यादा होता है और कहीं कहीं वर्षा होता ही नहीं है, यानी बहुत कम होता है या जीरो के बराबर, यानी होता ही नहीं है। जैसे मेघालय में बात करें, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, यानी 400 सेमी, ये जो है मापा गया है। 400 सेमी से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में जो है 10 सेमी तक, 10 सेमी से कम होता है। 10 सेमी से, यहाँ जहां पर 400 सेमी होता है मेघालय में, वहीं यदि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 10 सेमी से भी कम होता है और कभी कभी जीरो हो जाता है, मतलब वर्षा होता ही नहीं है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु पर अधिकतम जो है वर्षा कब होता है? तो अक्टूबर एवं नवंबर माह में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई अक्टूबर और नवंबर में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन जो है पूछता है, वो आपको पता है कि क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछा जाता है, और सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से होता है ना। फिर यही होता है कि हम लोग तो इतनी मोटी मोटी बुकें पढ़े हैं और क्वेश्चन आया कहाँ से है? तो यही है, यदि आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़े हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यही है। अब सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्टूबर और नवंबर माह में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो तमिलनाडु तट पर जो है सबसे ज्यादा वर्षा होता है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। आगे बात यहाँ पर करते हैं। जैसे राजस्थान का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा पीआरटी में, आप सीटेट में ये क्वेश्चन देखे होंगे। राजस्थान में घरों की जो दीवारें हैं वो मोटी तथा छत चपटी क्यों होती हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलती हैं। आप देखेंगे वो रेतीला एरिया है, यानी मरुभूमि है, तो इसलिए अपनी सुविधा के लिए वहां पे इस तरह की जो है दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, जिससे जो गर्मी है, जो लू चलता है, वो घरों में ना आ पाए और जो लोग वहां के रह रहे हैं वो सुरक्षित हों, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी वहां पे पड़ती है ना। और तराई क्षेत्र की बात करें, तराई क्षेत्र गोवा में, जैसे मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों बनाई जाती हैं? तराई क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होता है तो वहां पे ढाल वाली छतें बनाई जाती हैं। और असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो भाई असम में जो बांस के खंभों पे घर बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहां पे वर्षा जो है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी महीनों तक वर्षा होता रहता है। तो खंभों पे घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव हैं वो इंसानों तक ना पहुंच पाए, जिसकी वजह से खंभों पे घर बनाए जाते हैं। आप जो है फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आप वहां पर देख पाएंगे कि घर किस तरह से बने हैं। यहाँ पर तो नहीं है, चित्र आप देख पाएंगे किस तरह से असम में घर बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर। आगे बात करते हैं। यहाँ पर जलवायु नियंत्रण क्या है? तो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के 6 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से 6 प्रमुख कारक हैं भाई? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अक्षांश, तुंगता यानी तुंगता ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी कितनी है, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण, ये हैं क्या? तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं।
पृथ्वी के गोलाई के कारक इसी प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है, तापमान घट जाता है, इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर डिपेंड करता है ना। इस प्रकार यह तापमान जो है वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। अब समुद्र का जलवायु समकारी प्रभाव पड़ता है। समुद्र का जो जलवायु है वो समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है यह प्रभाव वैसे वैसे क्या होता है, कम होता जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे जो है महाद्वीपीय अवस्था यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा होता है। कौन सा एरिया भाई, जहां पर समुद्री एरिया है, जैसे कि ये है अपना भारत, है ना, कुछ इस तरह से अपना भारत है। अब यहाँ पे है बीओबी, यहाँ पे है अरब सागर, यहाँ पे है अरब सागर। अब यहाँ से जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता है भाई, वैसे वैसे यहाँ पर जो है गर्मी और सर्दी यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्म जो ये एरिया है ये गर्मी में बहुत अधिक गर्म होता है और सर्दी में क्या होता है, बहुत अधिक यहाँ पर ठंडा होता है ना। जिसे हम कहते क्या है, तो महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों में जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब जो है वहां पे गर्म या ठंडा मौसम हो जाएगा। जैसे यदि जो समुद्री जल है वो गर्म है, यदि समुद्री जल गर्म है तटीय इलाके में और जब हवा चलेगी तो वहां पे गर्मी सबसे ज्यादा होगी, और यदि जो है ठंडा जल है तो वो वहां का जो एरिया होगा तटीय एरिया वो ठंडा होगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो उच्चावच है। क्या है भाई, उच्चावच। ऊंचे पर्वत ठंडी अवस्था और गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो उन क्षेत्रों में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत क्या होते हैं, सूखे रह जाते हैं। भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो भाई ये है अक्षांश। पहला है अक्षांश ऊंचाई जिसे तुंगता कहते हैं। तो अक्षांश की बात कर ले, कर्क वृत्त रेखा के मध्य भाग, ये अक्षांश रेखा जिसे लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं भाई, तो लैटिट्यूड लाइन, ये वाली रेखा इस तरह से जो है ये है अक्षांश रेखा। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग यानी पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम तक, पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, जैसे कि अपना प्यारा भारत जो है वो फिगर पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि इस तरह से जब बनाना पड़ता है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बट आप लोग जरूर बनाते रहिए क्योंकि आपको अपने इंडिया का मैप बनाने टेढ़ा भी आता हो बट आता हो, यदि आप जानते रहेंगे तो आप बना पाएंगे और जब भी जरूरत पड़े तो आप अपने मैप को बना सकें। यह है अपना भारत, है ना। अब यहाँ से ये है भाई, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है यानी लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे है क्या, तो यही है यानी जो ये वाला एरिया है पश्चिम का, पश्चिम में कच्छ के रन, ये वाला कच्छ कच्छ के रन से, और यहाँ पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरता है। तो देश का जो लगभग आधा भाग है यानी लगभग आधे भाग से जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पर जो ये नीचे वाला भाग है ये क्या हो जाता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि हम अपने पूरे जो है ये गोले की बात कर लें, पृथ्वी की बात कर लें, तो यहाँ पर है यानी यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है आपका 0 अक्षांश भूमध्य रेखा, ये है 0 अक्षांश भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर है क्या, इसके ऊपर है कर्क रेखा, इसके नीचे है मकर रेखा। तो ये इसके पास ही अपना ये भारत है ना, यहाँ से थोड़ा सा ऊंचाई पे।
तो अब जब यहाँ पर भारत है तो यहाँ पर कैसी जलवायु है भाई, उष्णकटिबंधीय जलवायु है यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय जलवायु है जिसकी वजह से यानी कर्क रेखा के नीचे वाले भाग में कैसा मौसम होता है, तो कैसी जलवायु होती है भाई, तो कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो इसलिए भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों है ना। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा, और ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है ऊंचाई भाई, तो भारत के उत्तर में हिमालय है, आप सबको पता है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से क्या करता है, रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में जो है ठंड कम पड़ती है। अब बात करते हैं पवन, दाब एवं पवन। पवन क्या है भाई, वायु क्या है, वायु और पवन दोनों बातें हैं। वायु और पवन क्या है, वायु क्या है, तो जो ये बहती हुई जो है गैसें हैं ये वायु है। वायु क्या है, वायु यानी बहती हुई, अच्छे से लिखे है ना, बहती हुई, बहती हुई गैसें, जो ये बहती हुई गैसें हैं इनको क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। पवन क्या है, तो क्षैतिज रूप से बहती हुई गैसों को पवन कहते हैं। क्षैतिज रूप से बहती हुई गैसों को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। अब यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको बता देते हैं, इसके बाद थोड़ा सा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। जैसे पवन जो है, पवनें उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती हैं। भाई कैसे चलती हैं पवनें, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, अपना भारत कुछ इस तरह से है ना। तो कैसे पवनें चलती हैं, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर, यानी यहां से इस तरह से, अभी आगे मैप में आप देखेंगे उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती हैं। ये जो पवन है ये सर्दियों में वर्षा नहीं कराती, यानी जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर पवनें चलती हैं ये वर्षा नहीं कराती हैं। आप देखेंगे क्या आप ऐसा पाते हैं, कभी कभी वर्षा होता है, वो किस लिए होता है आगे आगे अभी यहाँ पर हम समझेंगे। जो ठंडी में वर्षा होता है, देखिए जो ये यानी उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जो वायु चलती है, जो विंड चलती है, ये वर्षा नहीं कराती, यानी ये सर्दियों में पवनें चलती हैं। शीत ऋतु में वर्षा जो कराती हैं, यानी ठंडी के मौसम में जो वर्षा कराती हैं वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है ना। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो जो ये अब यहाँ पर है भूमध्य सागर, है ना, ये है भूमध्य सागर, यही है अपना हिमालय पर्वत यहाँ पर है। जब यहाँ से ये विंड चलती है, वायु चलती है, तो ये राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत वर्षा कराती है, जिसकी वजह से यानी शीत ऋतु में वर्षा होती है हमारे यहाँ। किसकी वजह से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है भारत में, है ना। राजस्थान में यही जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में मावट के नाम से जानते हैं, अभी आगे मिलेगा, राजस्थान में मावट के नाम से जानते हैं, इस वर्षा को राजस्थान में मावट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आगे है वायु, दाब एवं पवन। आई होप ये बात तो आप समझ गए। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो हम समझते हैं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसकी वजह से जो भारत की जलवायु है यानी जो मौसम संबंधी अवस्थाएं हैं इससे प्रभावित करती हैं। अब भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, जो भारत है, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध से उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं, जिसे कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाई कोरियालिस बल क्या है, तो ये बात याद रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे जो है फेरेल का नियम भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है।
इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप की ओर जो है क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगता है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर क्या करती हैं, वर्षा कराती हैं। आगे बात करते हैं ऋतुओं के बारे में। ऋतु क्या है, तो मानसूनी जलवायु की विशेषताएं एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। भारतीय मानसून की विशेषता जो है वो एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है ना, बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता होती है। यद्यपि वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। जैसे कहीं पर वर्षा, अभी आप देखें, कहीं पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है और कहीं पर वर्षा ना के बराबर होती है, यानी होती है बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पे शीत ऋतु क्या है। तो भाई शीत ऋतु उत्तरी उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ हो जाता है। कहाँ भाई, उत्तरी भारत में। कहाँ, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ हो जाता है और फरवरी तक रहता है, यानी यही फरवरी तक रहता है। तो भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जैसा कि इस बार नहीं पड़ा, बट थोड़ी बहुत ज्यादा ठंडी तो थी ही, बट पिछले साल की अपेक्षा इस बार ठंडी बहुत कम पड़ी है ना। तो दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई और औसत तापमान यानी 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है। और दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढलानों पर हिमपात होता है। क्या होता है भाई, यानी बर्फ गिरती है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा, जैसे कहाँ होता है भाई, तमिलनाडु के तट पर, जैसा कि अभी आपको दिखाए तमिलनाडु के तट पर होता है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। आगे बात करते हैं, देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर क्या करती हैं, प्रवाहित होती हैं। उच्चावत से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में यानी मैदानी इलाकों में, जैसा कि आपको बताए, राजस्थान हुआ, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर वर्षा कराती है ना। और जिसे अभी आपको बताए, जिसे जो है शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, यानी राजस्थान में ये मावट के नाम से जाना जाता है। जो कुल मात्रा, इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे है ना, इस तरह से जो वायु चल रही है अपने यहाँ, तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत जल्द जो है जो ये सरसों, गेहूं, चना वगैरह है, ये बहुत जल्द पक जाएंगे, ये हवा और धूप की वजह से, है ना। यही वो पवन है। तो प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के कारण, यानी समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ जो है तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। कहाँ पे भाई, तो प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु में यानी ना के बराबर परिवर्तन होता है।
अब ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है, जो मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होता है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का जो उच्च तापमान है वो 38 डिग्री यानी 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मई में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों का जो तापमान है, यानी अपने इधर उत्तर प्रदेश बात करें और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एरिया में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तापमान। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भागों में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में यानी पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक जो है क्या होता है, एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर क्या होता है, प्रारंभ होता जाता है। जैसे गर्मी के मौसम में लू चलता है, क्या भाई, ये ग्रीष्म काल में चलता है लू। ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है, ये धूल भरी गर्म शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय यानी भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती हैं, जिसे लू कहते हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है, यानी शाम के समय तक चलती रहती है, तकरीबन 5 बजे तक, 4 से 5 बजे तक, 5:30-6 बजे तक, क्योंकि 6 बजे तक धूप रहता है तो जो है ये 6 बजे तक ये चलती हैं, शाम तक ये जारी रहती है कंटिन्यू। और ये इतनी घातक होती हैं कि उत्तर भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं, और ये आंधियां अस्थायी रूप से यानी आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं। तापमान को थोड़ा कम तो करती हैं बट घातक होती हैं, यानी सीधा प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर है क्या है, और जब ये आंधी चलती है थोड़ा बहुत मौसम ठंडा हो जाता है, तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा भी लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है ना। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैशाख के महीने में ये जो हिम वृष्टि होती है इसको किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। और ग्रीष्म ऋतु के अंत में यानी कर्नाटक, केरल एवं जो है पूर्वी मानसून जो वर्षा होती है, इसको किस नाम से जानते हैं, जब ये वर्षा होती है तो कहते हैं ना आम पकने का समय आ गया है। वर्षा हो जाती है कि एक बार वर्षा हो जाए तो आम जल्दी पक जाएंगे, तो आम जल्दी पक जाते हैं जिसकी वजह से इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। किसको, ग्रीष्म ऋतु में जो ये पवन के साथ यानी हिम वृष्टि होती है, जो वृष्टि होती है, इसको जो है किस नाम से जानते हैं, तो आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। तो कब होता है भाई, जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व में व्यापारिक पवनें और दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं, चूंकि ये पवनें जो है गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं, और ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा इनका वेग होता है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने तक जो है क्या है, 1 महीने में लगभग पहुंच जाती हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह क्या है, अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवन विमुख भागों में भारी वर्षा होती है, लगभग 250 सेमी से अधिक वर्षा होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये जो क्षेत्र है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की जो है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, जैसा कि आप इस मैप में थोड़ा सा देख लें। ये मानसून का आगमन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे 15 जुलाई से, और यहाँ पर 1 जुलाई से, और इस एरिया में आप देखेंगे
15 जून से, यानी अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जुलाई में भी वर्षा होती है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जुलाई में 1 जुलाई के बाद से अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग वर्षा होती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मूसलाधार वर्षा होती है, अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लें यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा किससे होती है भई? 15 जून। और इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10 जून, है ना? आगे आप यहाँ पर देखेंगे ये मानसून का आगमन है। यहाँ पर जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जब मानसून उठता है तो सबसे पहले वर्षा जो कराता है वो केरल में कराता है। कहाँ कराता है भई? केरल में। यहाँ से जब, यानी ये है अरब सागर, है ना? और ये है बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर आप यहाँ पे देख पाएँगे। यहाँ से जब मानसून उठता है तो सबसे पहले यहाँ पे वर्षा कहाँ-कहाँ कराता है? कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केरल, मध्य भारत, गुजरात, पंजाब, और जो बंगाल की खाड़ी से उठता है, यहाँ से मानसून जब उठता है तो मेघालय, वेस्ट बंगाल और बिहार, जो है उत्तराखंड, पंजाब हो गया, और यूपी, दिल्ली, यहाँ पर जो है वर्षा कराता है। यानी जो है किस मानसून से? तो पश्चिम बंगाल से जो मानसून उठता है यहाँ से। और ये अरब सागर से जो है जब मानसून उठता है तो यहाँ से केरल, मध्य भारत में और गुजरात, पंजाब में यहाँ पर वर्षा कराता है ना? आगे बात करते हैं यहाँ पे लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून से कहाँ वर्षा होता है? तो आप देखेंगे ठंडी के मौसम में कभी-कभी अपने यहाँ वर्षा होता है। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वो किस मानसून से होता है? तो उठता हुआ मानसून, यानी जब मानसून का आगमन होता है तो 75% वर्षा होता है। कितना? 75% जो है वर्षा होता है उठता हुआ मानसून से, जब जो है मानसून का आगमन होता है। इसे जो है दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, तो उठता हुआ मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कराता है। और लौटता हुआ मानसून जो है इधर से आता है, लौटता हुआ मानसून, यानी जो है आप इधर साइड से देखेंगे, उत्तर के साइड से, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत है जिसकी वजह से बहुत कम वर्षा होती है। किससे? लौटते हुए मानसून से। यानी 75% वर्षा सिर्फ और सिर्फ उठते हुए मानसून से होती है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है, जहाँ पर, कहाँ पे? खासी पहाड़ियाँ जो है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, इसी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के कारण मासिन राम में, कहाँ पे? मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जो मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में है, मासिन राम में। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आगे बात करते हैं, राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। कुछ भागों में थोड़ा बहुत वर्षा होती है और कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। वर्षा में, यानी मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम कब होता है? तो इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, है ना? यहाँ पर है हिमालय की बात कर लें तो अभी आपको बताया कि जो लौटता हुआ मानसून है वो हिमालय की तरफ, यानी उत्तर की तरफ से आता है, जो बहुत कम वर्षा कराता है। मानसून की वापसी, यही आपको बताया, जो अक्टूबर नवंबर के दौरान, यानी ठंडी के समय में होती है। ठंडी के समय में भाई वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा का वितरण यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे और है इंपॉर्टेंट जी। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु में शीत ऋतु में परिवर्तन काल जो है होता है। क्या होता है? अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का जो मौसम है वो असहाय हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे सबसे ज्यादा गर्मी जो पड़ती है वो जब वर्षा हो और इसके बाद धूप निकले, फिर जो जो है गर्मी पड़ती है भाई साहब, वो तो असहनीय होती है ना? जिसे क्या कहते हैं भाई? क्वार की उमस के नाम से जानते हैं। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भाग में तापमान तेजी से क्या होता है? गिरने लगता है। आगे बात करते हैं, क्या आप जानते हैं मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जो कि मेघालय राज्य में है।
नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होती है। आगे है अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। इनके जो है जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जो है जान माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भी आते हैं। जो कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों के अवदाबों से होती है। वर्षा का वितरण पश्चिमी तट पर आप देखेंगे तो पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो है पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर ना के बराबर वर्षा होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मानसून का अंत है, जो यहाँ पर कहीं कहीं वर्षा होती है और कहीं कहीं वर्षा नहीं होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यानी लौटता हुआ मानसून जो है ये भी 15 नवंबर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, 1 दिसंबर और यहाँ पे है 1 नवंबर, यानी 1 अक्टूबर से जो है यहाँ पर स्टार्ट होता है। इधर है भाई अरब सागर से ही 15 सितंबर से, इसके बाद 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और जो है 1 नवंबर, 15 नवंबर लास्ट होता है 1 दिसंबर, जो कि यहाँ पर वर्षा कराता है ना। और ये जो लौटता हुआ मानसून है, ये कौन सा एरिया छोड़ देता है भाई? तो ये एरिया लगभग छोड़ देता है राजस्थान का, यानी जो ये पश्चिमी राजस्थान है आप यहाँ पर देखेंगे, ये वाला भाग जो है यहाँ पर, ये वाला भाग यहाँ पर जो है छोड़ देता है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होता ही नहीं है, मतलब ये शुष्क रहता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डार्क ब्लू है, यानी 400 से अधिक वर्षा सेमी में दिया हुआ है। 400 से अधिक जो डार्क ब्लू है, इसके बाद जो ये लाइट ब्लू है 200 से 400 सेमी, और इसके बाद स्काई है जो यहाँ पर आप देखेंगे 100 से 200, और यहाँ पे आप देखेंगे 60 से 100। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेमी में दिया हुआ है। सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है यहाँ पे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम और यहाँ पे मेघालय साइड जो, और इधर है पश्चिमी घाट साइड, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है। और इसके बाद आप देखेंगे ये जो एरिया है यहाँ पर जो है 200 से 400, यानी जो है थोड़ा वर्षा यहाँ पे होता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो ये अपना एरिया आता है, यानी अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो एरिया है यहाँ पर जो है नॉर्मल, यानी 100 से 200 सेमी तक वर्षा होता है। इसके बाद 60 से 100 सेमी तक आप यहाँ पर इस क्षेत्र में देखेंगे, यानी मध्य भारत के क्षेत्र में लगभग देखेंगे जो यहाँ पर वर्षा होता है। इसके बाद 40 से 60 आप ये वाला एरिया देखेंगे, है ना। इसके बाद जहां पर ये है 20 से 40 आप ये वाला एरिया देखेंगे जो एकदम है 0 से 10, यानी आप ये राजस्थान जो पश्चिमी राजस्थान है ये वाला एरिया देखेंगे, यहाँ पर भाई 0 से 20 यानी कभी कभी होता ही नहीं है वर्षा, है ना। आगे बात करते हैं, और यहाँ पे है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में, ये जो आप देखेंगे यहाँ पर भी डार्क ब्लू है, तो यहाँ पर भी वर्षा होता है। यानी यहाँ पर जो अरुणाचल, असम, मेघालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर महीनों ऐसे कई कई दिनों तक कंटिन्यू वर्षा ही होता रहता है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, आप इस चित्र में भी देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो सुनामी आया था, जो सबसे ज्यादा वर्षा हुआ है, तो इसमें दिया है, यानी इस जो है जो आप न्यूज़पेपर देखे होंगे उस न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर इससे सटे यानी कौन से राज्य में, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेमी से भी कम वर्षा होती है। और दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं जो सह्याद्री के पूर्व भी जो वर्षा की मात्रा है वो समान रूप से कम ही होती है। और जो यहाँ पर शेष भाग में जो जैसे यानी जम्मू कश्मीर हुआ, लेह हुआ, यहाँ पर वर्षण की मात्रा काफी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा लगभग मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों में रहता है, यानी हिमपात भी इस टाइम पे हिमालयी क्षेत्रों में सीमित रहता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग यानी पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेशों से अधिक पाई जाती है। और
वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका भी बनी रहती है। मानसून एकता का परिचायक है। क्या है भाई? एकता का परिचायक है। आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत क्या है? उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी कारण प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है, ना अधिक सर्दी पड़ती है ना? ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जो आप यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी-अभी जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी-अभी ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके। यहाँ पर यदि आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, क्योंकि इसको हम दोबारा से भी पढ़ेंगे, है ना? दोबारा से क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अभी तो एनसीईआरटी आप बेस मजबूत करिए, इसके बाद दोबारा से हम पढ़ेंगे तो ये एनसीईआरटी है, बिहार एससीईआरटी भी पढ़ेंगे और इसके बाद जो है रिवीजन करेंगे शॉर्ट नोट्स की तरह, वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो वहाँ से पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। बिल्कुल भी परेशान ना हो। पहले 6 चैप्टर है, तो ये 4 चैप्टर आज 4th हम लोग कंप्लीट कर लिए। 2 चैप्टर और बचे हैं। दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर का, है ना? तो नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आप लोग कमेंट करेंगे कहाँ पे जो है सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम जो है गुवाहाटी में कहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? काल वैसाखी, व्यापारी पवने, लू, इनमें से कोई नहीं। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, या जुलाई के प्रारंभ में, या अगस्त के प्रारंभ में? तो आप लोग कमेंट करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करके। यदि आप अच्छे ढंग से सुने हैं, सिर्फ सुनते हुए आए हैं एंड तक, तो बिलीव मी डियर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आज यही इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।